अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण का दो प्रकार होता है। पहला होता है ढांचा समीकरण, ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में हमने रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद के रूप में मिला अमोनिया। नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस, ये तीनों गैस है, तो हमें अमोनिया मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 3 है। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो जब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं तो उसे ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जल में भी यही चीज है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का भी अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन तो बराबर है, यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 परमाणु संख्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु संख्या है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का, अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है। ये भी दोनों क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए है कि दोनों ओर हमें तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होने चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरा हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी पे हम लोग चेक कर लेते हैं सेकंड नंबर। ये तो समझ में आ गया आपका। असंतुलित रासायनिक समीकरण वो होगा जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, उसे असंतुलित कहते हैं। अभी ये दोनों असंतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अभी बराबर नहीं है तो इसको हम संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने के लिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम अनुमान विधि से संतुलित कर रहे हैं। विधि तो 3 होता है, लेकिन हम लोग को अनुमान विधि और एक अलजेब्राइक मेथड जो होता है, अलजेब्रा वाली विधि, उसको यूज करते हैं। तो अनुमान विधि में हम दोनों, इस पर हम बताएंगे आपको। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण वो होना चाहिए, जैसे अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो बहुत ऐसे रासायनिक समीकरण है, जैसे यहाँ देखिए आप H2O प्लस CO2, ये लिक्विड है, ये आपका गैस है, ये लिक्विड हो गया, ये हो गया आपका गैस। जब ये रासायनिक समीकरण होता है तो H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सॉरी, H2CO3, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो H2CO3 यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या क्या है? बराबर है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 है,
यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2, 1 का 2 मिलकर कितना हो गया, 3, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 3 है, ये भी बराबर हो गया। कार्बन का यहाँ पर 1 है, कार्बन का यहाँ पर 1 है, ये भी बराबर है। इस टाइप का जो भी रासायनिक समीकरण होगा उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जहां पर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको हम संतुलित कैसे करते हैं, तो पहले हम अनुमान विधि से चलेंगे। ये 2 तो मैंने लिखा था पहले से, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 2 है, तो यहां पर हमको ये नाइट्रोजन का 2 होना चाहिए तब संतुलित होता। यहां पर हम न घटा सकते हैं और नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या जो है स्वतंत्र नहीं होती है, जबकि अणु संख्या स्वतंत्र है। तो अणु यहाँ होता है इस जगह पर, अभी तो एक अणु है, एक अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। यहाँ पर हम अणुओं के स्थान पर संख्या अनुमान से रखते हैं। तो यहाँ 2 है, तो जैसे हमने 2 रखा तो 2 1 कम 2, यहाँ पर क्या बन जा रहा है, 2 तिहाई 6। हमको इसको 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। अब ये संतुलित हो गया। तो ये अनुमान विधि से हम संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो बराबर है, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। ऑक्सीजन की यहाँ परमाणु संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ परमाणु संख्या क्या है, 1 है। तो पहले हम ऑक्सीजन वाले को बराबर करेंगे, यहाँ पर हम अणु के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 एकम 2 बराबर। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन वाले से इंटू हो रहा है तो 2 दूनी कितना हो जा रहा है, 4, जबकि यहाँ 2 है। तो इसको 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अनुमान विधि से, पहला विधि तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है दोनों तरफ के द्रव्यमान हमारे इक्वल होने चाहिए। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के पालन के कारण हमारा क्या होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित जरूर करना। और संतुलित रासायनिक समीकरण आपके एग्जाम में आता भी है। मैं भी टेस्ट लूंगा आपका जो अगला, उसमें जरूर पूछूंगा मैं, इसका ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अलजेब्राइक मेथड बताते हैं द्रव्यमान संरक्षण में। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 16, यहाँ परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16 है, इसमें परमाणु संख्या 1 है, प्लस कार्बन का 12 द्रव्यमान संख्या और यहाँ पर 1 है, प्लस ऑक्सीजन का 16, यहाँ परमाणु संख्या 2 है। अब यहाँ देखिए सीधे आ जाइए डायरेक्ट इसी में, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या 2 दिया है। ऑक्सीजन का कार्बन का 1 × 12 क्योंकि यहाँ 1 है, और ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान है और 3। तो अब यहाँ 1 से 2 में करेंगे इंटू तो 2 आएगा, 16 में करेंगे 1 से तो 16 होगा, 12 में 1 से करेंगे तो 12 होगा। सबको एक बार में हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर तो 2 आएगा, यहाँ पर आपका 16 आएगा, 16 × 2 = 18 हो गया, ठीक है। यहाँ 12 है, 12 18 कितना हो गया आपका 30, और यहाँ 16 × 2 = 32, 32 और 30 कितना हो गया 62, 62 यू लिखिए, ये जी लिखिए। यहाँ पर आइए 2 12 14, 14 16 × 48, तो 48 में 14 जोड़िएगा तो यहाँ पर भी 62 आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के द्रव्यमान संख्या बराबर होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को
संतुलित किया जाता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, दोनों देख लीजिए। इसको हम अलजेब्राइक मेथड जो है, बीजगणितीय विधि, उस विधि से कैसे संतुलित हम करेंगे। दो ठो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अभिकारक भी दो है और उत्पाद भी हमारा दो है। पहले इससे लेके चलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी का जो लेटर है अल्फ़ाबेट स्मॉल में, यहाँ पर ए ले लेते हैं, किसके स्थान पर, अणु के स्थान पर, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। सबसे पहले ये काम करना है। ज़्यादा रहेगा तो अब जैसे यहाँ एक और दिया है तो यहाँ डी रखना पड़ेगा, और भी रहता तो अगर डी के बाद ई रखना पड़ता। सबसे पहला काम है हमें कि दोनों तरफ के जो सेम तत्व हैं उनके परमाणु संख्या का हमको तुलना करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 परमाणु है, इसको अणु में इंटू कर देंगे तो 2A हो जाएगा। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ही तुलना करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है, 1 है, और 1 से C में इंटू करेंगे तो बराबर C हो जाएगा। तो अब A बराबर हो जाएगा आपका C/2 हो गया। A को हमने किस में बदल दिया, C में बदल दिया। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन की तुलना करने। तो हाइड्रोजन की यहाँ परमाणु संख्या 2 है, ठीक है, और इसके अणु के स्थान पर हमने B रखा है तो 2B हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हमारी 3 है और अणु के स्थान पर हमने C रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3C। तो इस एक ही में बदलना है सबको, और जिसको हम बदल रहे हैं वो वैसे ही रहेगा, बाकी सब एक में बदल जाएगा। B को भी हम C में बदल देते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा, 2 इसमें डिवाइड करेगा 3C/2 हो जाएगा। यानी 3 ही हमने लेटर लिया है, 3 ही इसमें था ही है, 2 अभिकारक है, 1 उत्पाद है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि हम 3 लिए हैं। हमने क्या क्या लिया है, A/B/C। A को हमने C में बदल दिया, B को भी हमने C में बदल गया, और जो एक रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, A के प्लेस पर हो जाएगा C/2, B के प्लेस पर हो जाएगा 3C/2 और C ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये एक तरह से फ्रैक्शन में बदल दिए, यानी भिन्न में। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका जो आएगा हमारा तीनों का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ C/1 है। एलसीएम आपका आया 2। अब एलसीएम से क्या करेंगे, इससे ये जो एलसीएम हमारा आया है तो सबका जो हर है उससे डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। जब हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में हम C से इंटू कर देंगे तो सिर्फ हमारा C ही रहेगा, ठीक है। ये पहला है, A वाला है। ये दूसरा है, ये अब इससे भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 3C में इंटू करेंगे तो ये 3C होगा, ठीक है। अब 1 से इसमें डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आएगा, 1 से इसमें डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2C। 1 से ये करिएगा तो 2 आएगा, 2 से इसमें इंटू हो जाएगा अंश में जाकर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2C, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ठीक से, एकदम अच्छी तरह से, तभी आपको ये परफेक्ट आता है। अनुमान विधि में तो आपको जब भी अनुमान विधि वाला यूज करिएगा तो वहाँ सबसे पहले आपको पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करना है, कि कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता है जब बड़ा आता है तो उसमें हम फिर उसको इरेज करके फिर वहाँ पर नंबर रख कर दूसरा चेक करते हैं हम लोग, जब पहली बार में नहीं होता है तो। लेकिन अलजेब्रा मेथड में ये परफेक्ट आता है, गड़बड़ नहीं होगा। तो हमने इस एक जगह पर यहाँ A लिया था, अगला A हो गया हमारा रेशियो
यहाँ पर हमने ये बी के प्लेस पर है तो 3b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सी है वो हमारा 2c हो जाएगा क्योंकि सी था। अब जो इसमें इनटू है गुणांक, इसको गुणांक बोलते हैं, यहाँ ए है तो इसका मतलब 1 इंटू है, तो ए के जगह पर हम 1 यानी उसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। बी के जगह पर हमने 3 रखेंगे और सी के जगह पर हम 2 लगा देंगे। तब ध्यान से देखिए, वहां पर ए के जगह पर हमने कोई परिवर्तन नहीं करना था, वही रहेगा। बी के स्थान पर हमको क्या लगाना है, 3 लगाना है, तो इसको हमने 1 है यहाँ पर मान लीजिए, बी के स्थान पर हमको क्या लगाना है, 3 लगा देना है, और सी के स्थान पर ध्यान से देखिए 2 लगा देना है हमको। तो अब ये संतुलित हो गया। इस तरह से हम बीजगणितीय विधि द्वारा संतुलित कर लेंगे। जैसे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 2 है परमाणु संख्या, 2 एकम 2, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर हो गई, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर हो गई। नीचे वाला जो दिए हैं, जरा आप इसी विधि से संतुलित करके व्हाट्सएप में, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर डालिए आप। नीचे वाला मैंने आपके लिए लिखा है, जरा चेक करिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर हम इसको बताएंगे। तो इसी तरह से हम अनुमान विधि से भी करिए और इस विधि से करिए। इस विधि में क्या होता है, आपका परफेक्ट आएगा। तो नीचे वाला करके हमको जरा आप व्हाट्सएप करिए। अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो इसमें पहला जो है संयोजन अभिक्रिया। जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे वो लोग भी देख लें अच्छी तरह से इसको, या जो लोग किसी वजह से एब्सेंट थे वो भी चेक कर लेंगे। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या उससे अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या उससे अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो जल बनाया। ये संतुलित नहीं है, संतुलित आपको बताया था कि जो रहेगा आपको संतुलित करना है। दूसरी चीज है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो अभिकारक और उत्पाद उनकी अवस्था को लिखना है, यानी कौन स्टेट में है। तो कार्बन क्या होता है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। उसी तरह हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और जल जो है लिक्विड है, ठीक है। और भी देखते हैं हम लोग, ये तो तत्व का था। यौगिक का देखिए, CO2 प्लस H2O, तो अब CO2 क्या हो गया, गैस, H2O लिक्विड, H2CO3, ये बन गया आपका एक्वस, जो कोल्ड ड्रिंक का पीते हैं, है ना, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसको, वही कोल्ड ड्रिंक है। तो यहाँ यौगिक से है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये जब भी कोई चीज़, जब भी कोई रासायनिक पदार्थ जल में मिल जाता है तो वो विलियन बन जाता है, यानी एक्वस फॉर्म हो जाता है। इसको, ये विलियन बन गया आपका। अब वो विलियन द्रव ही रहता है लेकिन वो विलियन कहलाएगा। तो द्रव उसको बोलते हैं जो शुद्ध रूप से, तो शुद्ध 2 ही चीज होता है, एक होता है तत्व जो अपने ही परमाणुओं से मिलकर बना है, जैसे कोई भी तत्व है जो अपने परमाणु से, यहाँ पर ध्यान से देखिए,
ऑक्सीजन केवल इसमें ऑक्सीजन 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के ही परमाणु है। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है केवल। और यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो अपने अणुओं से मिलकर बना है। तो अणु का स्थान यहाँ है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ही सिर्फ अणु है, या इसमें जल के ही अणु है, या ये भी यौगिक जो बना है इसमें कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनिक अम्ल का ही अणु है, किसी और का अणु इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार का कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें दो या उससे अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ यानी उत्पाद के रूप में फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, दो या उससे अधिक पदार्थ, इसमें एकल पदार्थ होता है। उसमें क्या था कि दो या तीन से, संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या तीन से अभिक्रिया, दो या तीन से अभिकारक मिलकर केवल एक पदार्थ बनाता था। इसमें क्या है कि एकल पदार्थ है और वो टूट जाएगा और टूट कर दो या उससे अधिक पदार्थ बनाएगा। जैसे पहला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉलिड है जिसको हम चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया कई नाम से पुकारते हैं। इसको जब हम गर्मी देते हैं यानी हीट देते हैं, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना जो बाजार में अब बिकता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कली चूना क्या होता है, सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी यहाँ एकल पदार्थ जब हम ऊष्मा दे रहे हैं ये टूट जा रहा है, और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वैसा देखिए अब यहाँ पर एक और निकल गया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने से यानी ऊष्मा लेकर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप नए उत्पाद बनते हैं, तो इस टाइप के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए गलती हो गया हमको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी जिसको हम ऊष्मा दें और ऊष्मा देने के बाद वो अभिक्रिया संपन्न होती है, तो इसको ऊष्माशोषी है। इसी के साथ ऊष्मा यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमको अभी मिलेंगे, लेकिन ये तीन तरह से होता है। पहला होता है कि ऊष्मा देकर होता है, दूसरा होता है विद्युत धारा के द्वारा, और तीसरा होता है आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगला हम तीन तरह से इसको बात लेंगे। तो पहला तो हमको लिखिए दिए है ना, चलिए तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, ये तीन प्रकार से होती है। एक होता है ऊष्मा देकर, एक होता है विद्युत धारा प्रवाहित कर, एक होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का पहले भी एग्जाम्पल आपको दिए थे। यहाँ पर हम ऊष्मा देंगे, हीट मैंने दिया, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ZnCO3 के साथ भी यही है, ZnCO3 ये भी एक सॉलिड है। जिंक कार्बोनेट, इसको भी हम हीट देंगे, इससे बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड है, ये आपका गैस है। फेरस सल्फेट जल के साथ जब रहता है, क्योंकि उसमें जल के 7 अणु होते हैं फेरस सल्फेट में, FeSO4 7H2O। ये जब फेरस सल्फेट को किसी बीकर में रखते हैं, ये हरा रंग का होता है, इसका रंग जो होता है फेरस सल्फेट का, ये विलियन है। ये एक तरह का किसी बीकर में रखे हैं, जल के साथ मिला हुआ है फेरस सल्फेट, ये हरे रंग का होता है, ये विलियन है, आपको हरे रंग का है। ये एक्वस है आपको,
अब जब ये इसको बीकर में रख के गर्म किया जाता है तो निर्जल फेरल सल्फेट बनता है। निर्जल यानी इसमें के जल के 7 अणु आपको निकल जाते हैं। अब ये रंगहीन फेरस सल्फेट बन गया, ये रंगहीन है, ठीक है। अब जब हम इसको गर्म करते हैं इस फेरस सल्फेट को, ठीक है, इस फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो आपको क्या बनेगा, ये गर्म होते होते पहले तो वो जल निकल गया, फिर गर्म होते होते FeSO4, ये फेरस सल्फेट है, तो अब बनेगा आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बनता है आपका, ठीक है। ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। संतुलित आप करके भेजिएगा क्योंकि ये संतुलित नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये हो गया ऊष्मीय वियोजन। पहले हम इसके विलयन को डालें बीकर में और उसको हमने गर्म किया जिसका हरा रंग था और एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये निर्जल रंगहीन फेरस सल्फेट बन गया और जो उसमें 7 अणु थे जल के वो निकल गए बाहर, वाष्पीकृत हो गए, है ना। अब ये निर्जल फेरस सल्फेट है। अब ये लगातार गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, यानी उत्पाद के रूप में फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करके आपको भेजना है। ये हो गया ऊष्मीय वियोजन। बी जो है उसका सेकेंड कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया में विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो वियोजित होकर नए पदार्थ यानी उत्पाद का निर्माण करता है। तो सबसे पहले जल को आइए, H2O, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा कांच का बीकर लिया जाता है और उसमें एक परिपथ बनाया जाता है और परिपथ और एक सेल होता है और एक कुंजी या स्विच होती है और उसके साथ आपको 2 बीकर जुड़े रहते हैं एक पतले से पाइप के द्वारा कांच के, और जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये हाइड्रोजन गैस में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में। अब इसकी जो जांच होती है, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि दोनों अलग अलग बीकर में एकत्र होते हैं और जब बीकर में एकत्र हो गए हैं तो वहां माचिस की तीली को हम जलाते हैं ले जाकर उसके बीकर के मुंह पर। तो जब माचिस की तीली को बीकर के मुंह पर ले जाकर जलाएंगे तो फट फट यानी पॉप अप साउंड के साथ जलेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस जलता जब भी है तो एक फटफट साउंड, ये बताता है कि वो हाइड्रोजन है। दूसरा है कि ऑक्सीजन क्या करता है, आग के इंटेंसिटी यानी तीव्रता को और तेज करता है। बिना ऑक्सीजन का कुछ तो जलता ही नहीं है, तो आग की इंटेंसिटी को क्या करेगा, वो तेज कर देगा, ये उसकी पहचान है। ये विद्युत धारा प्रवाहित करने को होता है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड यानी ये जो नमक है इसका विलियन टाइप का अगर रहेगा, ये तो लिक्विड था आपका या फॉर्मेशन हुआ गैस, ठीक है, ये एक्वस टाइप का होता है, गलित अवस्था इसको बोलते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ये भी टूट जाएगा और टूटने के बाद सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में अलग हो जाता है। ये तो एक्वस फॉर्म था, सोडियम हमारा सॉलिड है और ये हो गया आपका गैस, क्लोरीन गैस निकलती है उसमें, ठीक है। इसको हम संतुलित करेंगे तो 2 लगा देंगे यहाँ। ये हो गया विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, यानी किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो पदार्थ वियोजित होकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सी जो है हमारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, सी नंबर।
प्रकाशीय वियोजन का मतलब ये हुआ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो पदार्थ डिकम्पोज हो जाता है, नहीं वियोजित हो जाता है, टूट जाता है या अपघटित हो जाता है और नए पदार्थ उत्पाद के रूप में बनाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको जब हम, ये है सॉलिड, सूर्य के प्रकाश में हम रखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ये गैस हो गया आपका, Ag हो गया सॉलिड। यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये संतुलित। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा, ये सॉलिड है। आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम रख रहे हैं, ये भी Ag प्लस ब्रोमीन गैस के फॉर्म में यहाँ पर निकल जाता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ऐसे ब्रोमीन क्या है, और धातु है, और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहता है तो टेम्परेचर कमरे का क्या होता है 25 डिग्री। 25 डिग्री से ऊपर जब जाएगा तो ये गैस फॉर्मेशन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे यहाँ पर। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम किसी पदार्थ को सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं तो पदार्थ क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है और उत्पाद के रूप में नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया।